नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अपने फैसलों की पैरवी में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बोले, मेरी सरकार के फैसले के पीछे विधायक भी थी सहमत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 1233 नए कोरोना मामले आए सामने। 3 मरीजों की हुई मौत। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन भी हुआ सख्त। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हेली सेवा की तैयारी। बद्रीनाथ व केदारनाथ की तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी जुड़ेंगे हेली सेवा से। जंगल की आग नियंत्रण होने के बाद भी 12 गुना अधिक है हवा में ब्लैक कार्बन। ओजोन की मात्रा करीब 2 गुना तो ब्लैक कार्बन की मात्रा 12 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड में नहीं खत्म होगा विकास प्राधिकरण। नियमों में किया जाएगा संशोधन। विनियमित क्षेत्रों में के बाहर लोगों को आवासीय नक्शा स्वीकृत करने या न करने की रहेगी स्वतंत्रता। गदरपुर में आग लगने से 12 एकड़ गेहूं की फसल राख। करीब 6 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान। किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारी पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को होगा शाही स्नान। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। बड़ी खबर बता रहा है आपको। 14 अप्रैल को 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और कल 12 अप्रैल का शाही स्नान होने जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं हर की पौड़ी पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है महाकुंभ में कल के लिए भी तैयारी जो है महाकुंभ में यानी कि 12 अप्रैल को जो कुंभ में स्नान होने जा रहा है उसकी तैयारी भी जो है वो जो है कर ली गई है। तमाम शासन प्रशासन द्वारा जो है तैयारियों को लेकर के आज के न्यूज़ दोबारा हर की पौड़ी पे मौजूद है, जो दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से महाकुंभ को लेकर के जो आगाज़ हो चला है। उसके बाद 12 अप्रैल के बाद जो है 14 अप्रैल का भी शाही स्नान है और फिर उसके बाद 27 तारीख का जो है स्नान है। लेकिन जिस तरीके से कुंभ की शुरुआत हुई है कोविड महामारी के बीच, जिस तरीके से एक आगाज़ जो है वो हो चला है महाकुंभ का, ये स्नान जो है 12 अप्रैल का बहुत शाही स्नान है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्नान है जिसका इंतज़ार जो है वो तमाम आला अधिकारी, साधु संत और सरकार का जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। सरकार के इंतजामात जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये इस बार जो कुंभ का आगाज़ किया गया है छोटे पीरियड के लिए यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए ही महाकुंभ जो है वो हरिद्वार नगरी में मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, हर की पौड़ी, हरिद्वार। को बता दें कल शाही स्नान होने वाला है, उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता हरिद्वार से लाइव राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, कुछ संतों ने, पहली बात तो कुछ संतों ने मना कर दिया है कोविड की जांच कराने से। प्रशासन ने जब उनकी जांच करने के लिए गए तो उन्होंने अभी कहा कि हम नहीं कराएंगे, तो ये भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल विशाल, मैं पहले तो ये बताऊं कि इस समय हम हर की पौड़ी पे मौजूद हैं और कल शाही स्नान जो है 12 अप्रैल का होने जा रहा है। हालांकि कुंभ बहुत छोटा है और सीमित जो अवधि है यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की सीमित अवधि में जो है महाकुंभ हो रहा है। और इसमें जो क्योंकि इस समय काल ऐसा चल रहा है, कोविड काल चल रहा है और इसमें 3 स्नान प्रमुख हैं, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल के साथ साथ 27 अप्रैल। बिल्कुल, 27 अप्रैल और 14 अप्रैल को भी शाही स्नान है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे संवाददाता
राजेश वर्मा हर की पौड़ी से हमारे साथ लाइव थे, अभी कुछ देर में और जुड़ेंगे, लेकिन आपको खबर बता रहे हैं हरिद्वार से कल होने जा रहा है शाही स्नान, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। रईस जी, क्या तैयारियां की गई हैं? कल शाही स्नान है, कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है? नज़ारा दिखा आपको, ये हर की पौड़ी का नज़ारा है और हर की पौड़ी पे आप देख सकते हैं इस समय श्रद्धालुओं का जो आना जाना है सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये स्नान जो है इस समय चल रहा है। लेकिन कल का महत्वपूर्ण स्नान है, 12 अप्रैल का शाही स्नान है और शाही स्नान की तैयारी जो है वो सरकार और प्रशासन द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन बिल्कुल सारी, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं राजेश वर्मा की पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साधु संत का भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है, सभी संतों के टेस्ट हो रहे हैं और जो भी श्रद्धालु कुंभ में जा रहे हैं उनको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना है। ऐसे तमाम कुछ जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ही आप कुंभ में जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान है। खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। चौदह अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होना है। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं और कल भी शाही स्नान है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कल शाही स्नान से पहले आज साधु संतों का कोविड टेस्ट भी हो रहा है। कुछ संतों ने मना किया है कोविड टेस्ट कराने से। आज पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट रहा। एक दिन पहले पूर्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया, एक ड्राई रन टाइप का किया गया कि लोगों को देखें कि इतनी भीड़ कैसे मैनेज होगी, कैसे क्या किया जाएगा। उसको लेकर भी प्रशासन पूरा सचेत था। जो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत, उन्होंने भी वहां पर जाकर लोगों से मिले हैं और लोगों से संतों से मिले हैं और कल की हालत पे जानकारी ली है। कल कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कौन किसी कहां पर ड्यूटी होगी, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी है। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भेंट की और मठ पहुंचकर अखिलेश सीधे स्वामी स्वरूपानंद के कक्ष में गए। इससे पहले उन्होंने अभिमुक्तानंद सरस्वती जी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया है। कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो तस्वीरें बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री के टीका उत्सव की बात हवाई साबित होती नजर आ रही है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। 2 दिनों से टीका लगवाने के लिए भटक रहे एक महिला और व्यक्ति को टीका नहीं लगा पाया। सभी सरकारी टीका सेंटर पर टीका उपलब्ध ही नहीं है।
देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाने की बात की जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए और हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र 45 प्लस है वो वैक्सीन लगवाए। लेकिन इस वक्त हम हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो हमने बात की स्टाफ से, उनका कहना है कि आज यहाँ पर वैक्सीन का कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं बन है और बाकी यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं उनसे उन्होंने भी जब बात की तो उन्हें भी मना कर दिया गया कि वैक्सीन नहीं है। कुछ लोग हमें मिले हैं जिनका मानना है कि 2 दिन से वो वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिली है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु उपाध्याय है। मधु जी, कहाँ से आए आप? रायपुर से। रायपुर से। आप बता रहे हैं कि 2 दिन से आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गए आप वैक्सीन लगवाने के लिए? हम गए थे डॉक्टर आहूजा के पास गए थे, फिर दोनों हॉस्पिटल गए थे। अपने एरिया में जन कल्याण है रायपुर, वहाँ गए थे और लास्ट टाइम फिर यहाँ पर आए तो सभी जगह वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। जब दोनों अस्पताल में आप पहुँचे तो क्या कहा डॉक्टर्स ने? बस डॉक्टर ने कहा कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो बस एक ही वैक्सीन बची थी, तो उन्होंने कहा अब तो ख़त्म हो चुकी है, अभी पता नहीं शायद कल आए या ना आए, कुछ पता और कंफर्म नहीं है। आप अभी यहाँ पहुँचे हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में, इनका क्या मानना है? अभी नहीं, इन लोगों ने भी बोला था कि कल आके पता कर लीजिए, फिर यहाँ पे पता किया तो वो कह रहे अभी तो आई नहीं वैक्सीन। अभी आई नहीं। यहाँ पर एक शख्स और हैं जो कि 2 दिन से वो भी परेशान घूम रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नंद किशोर नाम है। तो हम लोग 2 दिन से नहीं, 1 मिनट में कल आया था मैं। तो कल हम दून हॉस्पिटल, गांधी शताब्दी, कॉर्नेशन और एक हमारे मोहल्ले में ही है सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीन मिल रही है। तो कह रहे वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने मार्क कर दिया है। पहले 10 का मार्क किया था, फिर आज फिर गए तो आज 11 का मार्क कर दिया, तो आज भी नहीं है वैक्सीन। अब कल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आप कल के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए, यहाँ पर सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? हाँ, जिस तरह से मतलब सरकार प्रचार कर रही है कि लोगों को कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन जब सेंटर पर जा रहे हैं तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कल तो हम बता रहे 5-6 हॉस्पिटलों में घूमे हम लोग, इवन मतलब कहीं पर भी वैक्सीन नहीं है, सब जगह ख़त्म हो चुकी है। तो दून वालों ने लास्ट में बोला कि कल आएगी वैक्सीन, तो आप मंडे को आइए फिर। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि 2 दिन से ये कई जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें घूम रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि वैक्सीन अभी नहीं है, जब अवेलेबल होगी आप आ जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जब वैक्सीन नहीं है तो उत्सव कैसे मनेगा? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ
के न्यूज पर। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर रेलवे स्टेशन पर है, जहां कोविड की जांच के बाद दूसरे प्रदेशों से आए भटक रहे यात्रियों को लेकर प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि मेला प्रशासन ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क 40 बसें लगवाई हैं। बावजूद इसके भी लक्सर नगर में यात्री परेशान हैं, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया तथा यात्रियों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट पर। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां करते हुए नैनीताल में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नैनीताल में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के बाद शहर में 4 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हुए इन चारों जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। नैनीताल जिला प्रशासन की टीम द्वारा भोटिया मार्केट, माल रोड, अन्य पर्यटक स्थलों व बाजारों पर चेकिंग अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। वहीं दुकानदारों को भी हिदायत दी है कि अगर कोई बिना मास्क के होगा तो उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। तो हमारा प्रयास है कि नैनीताल को भी इस लहर से बचाया जाए जितना हो सके। अभी हमारा ये प्रयास है कि एक कैंपेन की तरह नैनीताल, भवाली, भीमताल जो शहरी क्षेत्र हैं एटलीस्ट जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे एक कैंपेन रूप में सबको मास्क का चालान के प्रति अवेयर करें, मास्क लगाने के प्रति अवेयर करें और जो नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर चालान लगाएं। तो आज भी हमने यही यहाँ पे किया। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन पे चालान लगाए और आगे भी हम यही करते हैं। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में एक बार फिर बसपा अपनी पकड़ बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुट गई है, जिसके लिए बसपा ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर ली। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं काशीपुर पहुंचे मेघराज सिंह ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश में सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका निभाएगी। को चुनाव लड़वाएंगे वो जीत जाएगा। पार्टी ने पहले भी अपनी ताकत का एहसास कराया है, अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास नहीं और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ यहाँ की उत्तराखंड की सरकार बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूरे क्षेत्र में मजबूती से लगे हैं और जहाँ पर कहीं कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। अच्छे कैंडिडेट का हम लोग जो है कई विधानसभा पर हमारे कई लोग मिल रहे हैं, उनमें से जो जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको माननीय बहन जी से मिलवाया जाएगा। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एकमात्र बहने वाली कल्याणी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम रुद्रपुर की टीम और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग की टीम द्वारा कल्याणी नदी का निरीक्षण करते हुए उसे उद्गम स्थल पर सैंपलिंग की गई है। इस दौरान उद्गम स्थल पर नदी साफ और स्वच्छ पाई गई है, जिसके बाद टीम द्वारा शिडकुल क्षेत्र से आगे 3 जगह सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद कल्याणी स्वच्छ बनाने का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नदी के उद्गम स्थल से लेकर धोबी घाट तक सैंपल लिए जाएंगे, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम नदी के प्रदूषण को मुक्त कराने की रणनीति तैयार करेगी। हम लोगों ने पंतनगर में डीन साहब हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, पंतनगर में डीन हैं, तो हम लोग इनको लेकर उनकी पूरी टीम आई है आज। तो हम लोग जहाँ नदी का ओरिजिन है वहाँ से लेके और जो धोबी घाट है वहाँ तक बीच में हम 4-5 जगह सैंपल लेंगे
और हम इनकी टीम के माध्यम से ये जांच कराने आए हैं कि कहाँ कहाँ नदी में कितना पोल्यूशन है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस पूरी जो हमारी कवायद है कल्याणी नदी को साफ़ करने की, उसी का ये एक हिस्सा है। ये टीम आज यहाँ पे स्थल पे पहुँची है और सबसे पहले हमारी सैंपलिंग की जा रही है कि कल्याणी नदी का उद्गम जहाँ से हुआ है वहाँ से नियरेस्ट पॉइंट जो है 2-3 किलोमीटर दूर पे पतचट्टा के पास हम लोग खड़े हैं और उसके बाद ये रिवर फिर आगे जो है सिटकुल में प्रवेश करती है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सिटकुल में प्रवेश करने से पहले इस नदी की क्या स्थिति है और किस पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज़ है। सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने शासन प्रशासन से लगाई फसलों को बचाने की गुहार लगाई है। कहा लंबे समय से नहर में पानी नहीं है और विभाग से उपेक्षा कर रहा है। किसानों ने कहा है कि डीएम देहरादून से मुलाकात करेंगे और समस्या से अवगत कराएंगे। अगर उसके बाद भी किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिला तो फिर किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों को पानी देने के लिए सिंचाई नहर में कट ऑफ वॉल बनाने की मांग को लेकर किसानों ने पंचायत की। मुख्य कारण ये है कि हम लोग पिछले फरवरी से इस नहर में चोली घाट में समीस एरिया में एक ही मात्र सरकार की नहर जो सरकारी नहर के नाम से जानते हैं, ये कालूसीद मंदिर के पास से इसका हेड है जो सोंग नदी से स्टार्ट होता है और ये हिमालयन हॉस्पिटल तक का लगभग 1550 बीघा यानी 123 हेक्टेयर जो सरकारी रिकॉर्ड में हमारी ज़मीन है उसको सिंचित करती है। हाल ये है कि इस बार एक तो गर्मी की वजह से पानी बरसात ना होने की वजह से, क्योंकि सबसे ऊपर हमारी नहर होने की वजह से पानी डाउन हो गया, नीचे चला गया, क्योंकि पीछे जो खनन हुआ उसका रीजन आज हमारे सामने है। जहां एक और कोरोना महामारी का प्रकोप देश व प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लगातार लोगों को महामारी से बचने के लिए प्रयासरत है। वहीं रुड़की में आज सरकारी अस्पताल के पास ईदगाह चौक पर अत्याधुनिक कॉटेज हॉस्पिटल का विधायक प्रदीप बत्रा ने और मेयर गौरव गोयल व पंजाबी महासभा अध्यक्ष पूजा नंदा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेयर गौरव ने कहा कि इस प्रकार के अस्पताल में जनता के लिए लाभदायक साबित होंगे और आज के समय में सस्ते दाम में अच्छा इलाज मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में यह अस्पताल काफ़ी मददगार होगा। और कोरोना काल में जहाँ एक ही जगह एक ही छत के नीचे आपको सभी डॉक्टर्स मिल जाते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर्स है और विशेष छूट की गई है, सभी तरह की छूट की गई है, चाहे वो एक्सरे में हो या आपकी इलाज में हो, हर तरह की छूट यहाँ पर उपलब्ध है और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है। MBBS डॉक्टर, MD सभी यहाँ पर है और मैटरनिटी वार्ड भी है, सब चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कोरोना काल में एक ही छत के नीचे आपको सभी चीज़ मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ही कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना से बचाव के लिए रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है, वहीं निजी स्कूल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां निजी स्कूल मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए महज फीस की लालच में बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, जबकि सरकार के स्पष्ट निर्णय है कि 5वीं तक के बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। बावजूद इस आदेश के ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि स्कूल बुलाकर मासूमों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक कोरोना के दौरान स्कूल की बात है तो अभी सबको पता है कि 6 to 12 स्कूल हमारे यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है वो अभी भी बंद है और सबको निर्देश है कि उसका कड़ाई से अनुपालन करें जो कोविड की गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में आया है जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो निसंदेह उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।